हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। भारत का भूगोल पार्ट 3। जी हाँ, भारत का भूगोल में पहले पार्ट में हमने सामान्य परिचय, भारत एक सामान्य परिचय कर लिया था। दूसरे पार्ट में हमने हिमालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम तीसरे पार्ट में अफवाह तंत्र यानी कि नदियों के बारे में बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं, कि कहाँ कहाँ से निकलती हैं, ये सारी जानकारी लेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज सबसे पहले नदी अफवाह तंत्र होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ हमें जानना है। अफवाह तंत्र वो होता है जो नदियों का एक निश्चित प्रवाह की दिशा होती है। नदियाँ एक निश्चित दिशा में बहती हैं, यानी कि नदियों की एक दिशा होती है जिसमें वो बहती हैं, उसे ही अफवाह तंत्र कहते हैं। बिना दिशा के कोई नदी नहीं बहती है। हो सकता है कि घुमावदार हो, लेकिन एक वो निश्चित दिशा में बहती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस तरह से नदियाँ बहती हैं। और नदियों का जो स्वरूप होता है वो हमेशा ढलान की तरफ नदियाँ बहती हैं, यानी कि ऊंचाई से ढलान की तरफ नदियाँ बहती हैं। तो ये जो अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी एक इसमें से एक और टर्म होता है अपवाह द्रोणी। तो अपवाह द्रोणी वो क्षेत्र होता है जहाँ से मुख्य नदियाँ तथा उसकी सहायक नदियाँ अपवाहित होती हैं। या अपवाहित क्षेत्र मुख्य नदियाँ तथा सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र जितना भी होता है वो क्या होता है, अपवाह क्षेत्र होता है। उसके अलावा जो जलग्रहण क्षेत्र होता है, एक नदी विशेष क्षेत्र में जो है जल ग्रहण करके विभिन्न क्षेत्रों को जल देती है, वो जलग्रहण क्षेत्र होने की जहाँ से नदी जल ग्रहण करती है वो जलग्रहण क्षेत्र हो जाता है। अब जो नदियों का जो अपवाह प्रतिरूप है हम उस पर बाद में बात करेंगे। जैसे नदियाँ विभिन्न प्रतिरूप में बहती हैं, जैसे वृक्षाकार हो गया, यानी कि वृक्ष के तरीके से जब नदियाँ बहती हैं तो वो वृक्षाकार स्वरूप हो जाता है। जब नदियाँ जालुनुमा बनाती हैं तो जालीनुमा स्वरूप होता है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। उसके अलावा आयताकार होता है, अरी होता है, अभिकेंद्री एवं समांतर, ये सारे जो प्रारूप होते हैं, नदियाँ किन किन प्रारूपों में बनती हैं या बहती हैं, उनको सारी ये डिफाइन किया गया है। तो ये एग्जाम में पूछता है। उससे पहले हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। एक पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, एक अनुवर्ती नदियाँ होती हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो अपने स्वरूप को नहीं बदलती हैं, यानी कि नदियाँ अगर हम बात करेंगे नदियों को, तो मान लीजिए कि नदियाँ यहाँ से बह रही हैं, तो नदियाँ अगर इस बीच में कोई अवरोध भी उत्पन्न हो गया तो नदियाँ इन अवरोध को ख़त्म करके इसी अपनी दिशा में बहती रहती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे समझा दें कि मान लीजिए कि ये नदी यहाँ से बह रही है और यहाँ इस बीच में यहाँ पे कोई अवरोध उत्पन्न हो गया, तो नदियाँ क्या होगी, इस अवरोध को ख़त्म करके ये अपने स्वरूप में बहती रहेंगी। इसे ही कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ, यानी कि इसे आप कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत से पहले जो नदियाँ बहती थी जिस दिशा में, हिमालय उत्पन्न होने के बाद भी वो नदियाँ उसी दिशा में बह रही हैं, उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। अनुवर्ती नदियों की बात करें तो वो निश्चित ढलान में बहने वाली नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। उत्तर भारत की कुल नदियाँ जो है बारिश के समय अधिक जो दिशाहीन हो जाती हैं, वो किसी भी दिशा में बहने लगती हैं, वो अनावश्यक बाढ़ का कारण बनती हैं। तो वो होती हैं जैसे कि लूनी हो गया आपका, तो ये नदियाँ जो होती हैं वो आपकी हर साल वो अपनी दिशा को बदलती रहती हैं, मतलब एक निश्चित उनकी कोई दिशा नहीं होती कि वो यहाँ से यहाँ प्रवाहित होंगी। तो चलिए हम नदियों की बात कर लेते हैं। तो नदियों की शुरुआत हमारे ऊपर पंजाब से होती है। जी हाँ, पंजाब में हमारी 5 नदियाँ, पंजाब हमारी 5 नदियों से बना है। वो कौन कौन सी नदियाँ, जैसे कि सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियों का समूह ही पंजाब कहलाता है। अब पंजाब में जो बहने वाली पंजाब से जो बहने वाली नदियाँ हैं, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी हो जाती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी जो है एक मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। सिंघी खम्बाम या खंभात आप कह सकते हैं, खम्बाम ग्लेशियर है जहाँ से ये आपकी सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र से बहते हुए ये पाकिस्तान को प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी के संबंध में विवाद है, विवाद को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पे सिंधु नदी के बारे में जो फैक्ट है इसको हम यहीं पे बताते चलते हैं। सिंधु नदी वहाँ पे मैप के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी है हमारी, जो कि अपवाहित हो रही है। ये यहाँ से जाके ये अरब
सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान जल बंटवारे नंगा पर्वत से मुड़ के ये पाकिस्तान में करती है। भारत के बीच जल बंटवारा है, जिसमें 80% जल को पाकिस्तान यूज करेगा, 20% जल का भारत यूज करेगा। 1960 में ये फैसला आया था। तो इसी के हिसाब से जो है सिंधु नदी का जल का बंटवारा होता है। हालांकि ये भारत से बहती हुई पाकिस्तान को जाती है। तो ये सिंधु नदी से संबंधित कुछ प्रमुख, जहाँ सिंघी खंबाम से निकलती है, ये चीज़ आपको जानना। और पाकिस्तान में जाके अरब सागर की खाड़ी में अरब सागर में ये गिर जाती हैं। तो ये सिंधु नदी से संबंधित कुछ आपका फैक्ट हो गया, जो कि एग्जाम की तरफ से अक्सर पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि सिंधु नदी का क्या है पूरी डिटेल्स। आगे हम बात कर लेते हैं सिंधु नदी के अलावा। तो हम 5 नदियों की बात करते हैं। तो 5 जो सहायक नदियां हैं जो कि अंततः जाके सिंधु नदी मिल जाती हैं, वो है चेनाब, व्यास, रावी और सतलुज। ये सारी नदियां पंजाब में बहती है। सतलुज नदी पे कई बांध बनाए गए हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। सतलुज नदी पे कई महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं। यहीं से जो है सतलुज नदी से ही जो है इंदिरा नहर निकाली गई है, जो कि पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को पानी देती है, यानी कि पीने लायक जल उपलब्ध कराती है। उसके आगे जो एक और महत्वपूर्ण नदी तंत्र की बात कर लेते हैं हम, गंगा, यमुना, इन सभी नदी तंत्र की बात कर लेते हैं कि यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान में जो है गंगा का स्वरूप आता है। गंगा के बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है। इसकी जो लंबाई है कुछ जगह 2520 किलोमीटर है, कुछ जगह 2550 और कुछ जगह 2500। तो इन तीनों ऑप्शन में से जो आपको दिख जाएगा उसको आपको टिक करना है। तो इसकी लंबाई ये हो गई। ये आपकी कहाँ से बहती है? ये भारत के अलावा बांग्लादेश में भी बहती है, ये आपको ध्यान देना है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, विश्व सुंदरवन डेल्टा जिसे कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे निर्माण करता है। ये डेल्टा यहाँ पे ये मिलके काफ़ी बहुत बड़ा डेल्टा निर्माण करता है। ये कहाँ? बांग्लादेश से नीचे जब बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा का निर्माण होता है। आगे हम गंगा नदी से, तो इसकी सहायक नदियाँ को हमने बात आपको बता देते हैं। तो इसकी सहायक नदी है यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यहाँ पे मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि पूरा हमने दर्शा दिया है, इसको आप देख सकते हैं। गंगा नदी उत्तर भारत की जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और इसे 2007 में जो है जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से इसका अंत हो जाता है। ये किन जिलों में, किन प्रदेशों में बहती है? तो ये बात करते हैं तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बंगाल, इन राज्यों से ये बहती है और लास्ट में जाके बांग्लादेश में ये मिल जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ से अब तो उत्तर भारत की जो प्रमुख एक और नदियाँ हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी भी कही जाती है, वो यमुना नदी है। यमुना नदी की अगर हम बात करते हैं यमुना नदी, तो यमुना नदी चंबल की खाड़ी से बहते हुए यहाँ से यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती हुई ये जाके इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। अब यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना नदी की ज़्यादातर सहायक नदियाँ उसके दाएं तरफ से आके मिलती हैं, चाहे वो चंबल हो, सिंधु हो, बेतवा हो, क्यून। ये सारी नदी आपकी कहाँ? मध्य प्रदेश से निकलती हैं तथा इसमें यमुना में आकर मिल जाती हैं। तो ये कुछ प्रमुख फैक्टर हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं एक और जो महत्वपूर्ण जो नदी घाटी है उसका हम बात करते हैं। यहाँ पे तो एक और ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ये मानसरोवर झील है जो यहाँ पे निर्माण होता है, यहाँ से ही बहुत नदी। ये जो एक हमने प्रमुख बताया, ये जल विभाजक के रूप में काम करता है, यानी कि ये जल विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती है। तो इसके हमने बात कर ली। ये मानसरोवर झील है, आपको ध्यान रखना है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है। एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता दें कि ये चुंगोंड मुखू नाम से ये निकलती है, जहाँ की ये ब्रह्मपुत्र है और ये घूमती हुई सुविधा तिब्बत में बहते हुए
यू आकार की कृति बनाते हुए एक गहरा खड्डा बनाते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ की ये दिहांग या दिबांग नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये आगे असम में बहती हुई फिर बांग्लादेश में मिल जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा की सहायक नदियाँ मिलने के बाद ये पद्मा नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये गंगा से मिल के ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सबसे बड़ी बात बता दें कि हमने आपको बताया था कि गंगा और आपका जो ब्रह्मपुत्र है, सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती हैं वो सुंदरवन डेल्टा है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी असम में सबसे बड़ा द्वीप बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा देश माजुली द्वीप है। इसकी हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, और जबकि भारत की सबसे बड़ी नदी आप कह सकते हैं कि मानी जाती है। दूसरे नंबर पे सिंधु है जो 2880 किलोमीटर है ये, लेकिन ये 2900 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम आते हैं साउथ इंडिया यानी कि नॉर्थ इंडिया में। उससे पहले हम बात कर लें कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ माही, नर्मदा, तापी, ये सारी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं तथा ये मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से निकलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि कहाँ से निकलती हैं ये। एक और महानदी की बात करें तो ये महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघावा स्थान से निकलती है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में ये महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। हम आपको बता दें कि जो नदियां अरब की खाड़ी में गिरती हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि ये फ्लैट गिरती हैं, सीधी गिरती हैं। अब ये जो महत्वपूर्ण एरिया है, यहाँ से देखिए कई नदियां निकली हैं। ये होता है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की ऊंचाई करीब 2000 मीटर है। यहाँ से कई प्रमुख नदियाँ निकली हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारी नदियाँ बहती हुई आखिरकार जाके, क्योंकि इधर से ऊंचाई है और इधर की तरफ ढलान है, तो सारी नदियाँ इसी स्वरूप में बहती हैं। ये ऊंचा है और इधर ढलान है, इस वजह से सारी नदियों का जो स्वरूप होता है आप दक्षिण भारत में पाएंगे कि सारी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। तो ये यहाँ पे जो गोदावरी है, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, या दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कही जाती है, या दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। ये महाराष्ट्र से निकलती हुई, महाराष्ट्र के जो गोदावरी नदी है नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती हुई ये अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। ये आपका कई प्रदेशों से होकर गिर जाती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के अलावा ये आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से बहती हुई आखिरकार जाके मिल जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। उसके अलावा एक और कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी आपकी जो कर्नाटक से बहती हुई आती है, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और लास्ट में जाके आंध्र प्रदेश में ये अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी प्रकार से कावेरी नदी, जो कि कावेरी नदी का विवाद आपने सुना होगा, ये काफ़ी विवादित नदी है। ये आपकी केरल से निकलती हुई केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में बहती है। और जो इसका ये जो नदी है वो प्रमुख रूप से कर्नाटक के कोडागु जिला है, वहाँ से ब्रह्मगिरी नामक स्थान है, ब्रह्मगिरी कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी है, वहाँ से ये कावेरी नदी आपकी निकलती है। तो ये आपकी सारी नदियाँ हैं। नर्मदा नदी तथा ये सारी नदियाँ जो यहाँ पे हैं ये अमरकंटक से निकली हैं, ये कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो अमरकंटक से ये निकली हुई हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो नदियों के स्वरूप में ये कुछ ऐसा स्वरूप हो गया, हमने जो कि आपकी इम्पोर्टेंट नदियाँ उसको करा दी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो प्रतिरूप था उसकी हम बात कर लेते हैं। तो वृक्षाकार प्रतिरूप की बात करें तो हम एक नदियाँ होती हैं, उसकी सहायक नदियाँ होती हैं तथा कुछ इस प्रकार से विभिन्न नदियाँ मिलती हैं इसमें। जैसे वृक्ष के स्वरूप में अनेक नदियाँ मिल जाती हैं। ये जो वृक्षाकार स्वरूप होता है उसमें अनेक नदियाँ बहती हैं। और वृक्षाकार स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियाँ, गोदावरी आदि नदियाँ यहाँ पे बनाती हैं। उसके अलावा जालीनुमा प्रतिरूप की बात करते हैं तो जो मुख्य नदी होती है जालीनुमा, जो इसमें मुख्य नदी होती है, इसमें जो सहायक नदियाँ होती है वो 90 डिग्री पे आके मिलती हैं।
इसलिए इसे जालीनुमा आकृति कहते हैं। तो जालीनुमा आकृति भारत में स्वरूप कम देखने को मिलता है कि जालीनुमा की नदियाँ जो हैं वो कम होती हैं, जिसमें अब आयताकार की बात करते हैं तो मुख्य नदियों से जो अन्य नदियाँ आयताकार की बात करें तो मुख्य नदियाँ जो बहती है उससे जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं वो आयत में आके मिलती हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हैं वो जो आयताकार प्रतिरूप होता है। आयताकार प्रतिरूप की बात करें तो अरी जो प्रतिरूप होता है, अरी की बात करें तो अरी जो प्रतिरूप होता है वो क्या होता है कि कोई एक स्थान होता है, निश्चित स्थान, वहाँ से चारों तरफ जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो अरी प्रतिरूप होता है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए हम आपको बताना जरूरी समझते हैं। एक अभिकेंद्रीय होता है, अभिकेंद्रीय होता है जहाँ से एक नदियाँ कई क्षेत्रों से निकल के कई क्षेत्रों से निकल के नदियाँ एक ही स्थान पे, यानी कि एक जो झील होती है वहीं पे आके गिरती हैं, तो वो अभिकेंद्रीय स्वरूप होता है। समानांतर एक और होता है जहाँ पे एक नदियाँ दूसरी नदी के समानांतर बहती रहती है, तो वो समानांतर नदियाँ कहलाती हैं। तो ये कुछ अपवाह तंत्र हो गया जो कि भारत के भूगोल का अति इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो ये रही फिलहाल ये अपडेट। अगली वीडियो में हम एक नई अपडेट के साथ एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।